डे पे पीएम मोदी ने हमें कुछ एक गारंटी दी है और इसके साथ हम पूरी एनालिसिस देखेंगे कि किस किस तरीके से क्या क्या बातें कही गई हैं, कौन से वो मेजर फैक्टर हैं जहां हमको देखने की ज़रूरत है। रीज़न बिंग कि हमें यूपीएससी की प्रिपरेशंस में और साथ में अपनी पॉलिसी मेकिंग में चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, क्या हमारा ब्रॉडर एक्सपेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। पहली चीज़ पीएम मोदी ने कही है कि 5 ईयर उन्होंने गारंटी प्रोवाइड की है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल जीडीपी। अब अगर इस हम इंडेक्स को देखें तो नंबर 1 पे यूएसए आता है, अगर उसके जीडीपी को देखें तो 26,854 बिलियन डॉलर की वो इकॉनमी है। चाइना उससे काफ़ी नीचे है 19,374, उसके नीचे जापान 4,400, जर्मनी 4,309 और इंडिया 5th पे आता है 3,750। तो हम जर्मनी को तो बहुत आसानी से पीछे छोड़ देंगे और लेकिन जापान तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रगल करने की नीड है। लेकिन अगर हम पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग देखें तो हम अभी काफ़ी पीछे जा रहे हैं, वो भी हम देखेंगे, वो भी कि किस तरीके से कोई कंट्री डेवलप कंट्री मानी जाएगी, उसके क्या यार्डस्टिक हैं, वो सारी बातें। थीम की बात करें तो जो थीम है इस बार की नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट के बारे में पीएम मोदी ने बात कही है। अब हम बात करें कि जो डेवलप इंडिया 2047 का होगा उसके 2 बेसिकली पैरामीटर हैं कि एक तो है कि एसडीआई हम देख लें तो अभी का जो हमारा एसडीआई है वो 132 है एसडीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग, जो हम काफ़ी पीछे हैं। हमें अराउंड 100 नंबर्स को इंक्रीज जंप करना होगा और अगर हम 30+ से 35 से 30 तक की रैंक में पहुंचते हैं तो हम यहाँ ठीक कर जाएंगे। दूसरा कि हम जीएनआई के अकॉर्डिंग देखें, जो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम देख लें तो ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उसमें हम अभी 1085 पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि हमको कितनी होनी चाहिए 13,000 प्लस में अगर हम जाएंगे तो। अब ये वो स्टैंडर्ड है जहां आज की डेवलप कंट्री सर्वाइव कर रही हैं, तो इसीलिए हमारा ये बेंचमार्क है कि अगर हम इस लेवल पे आ गए तो हम ऑटोमेटिक डेवलप कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएंगे। तो एक हमारे लिए चैलेंज भी है क्योंकि इंडिया अभी इसमें काफ़ी, इंडिया 2.6 पे है। अब इससे उतना तेज़ी से बढ़ना एक चैलेंज होगा। सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, तमाम तरीके के पॉवर्टी है, एजुकेशन से के इश्यूज़ हैं, स्किल को लेके इशू है, इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे पास, माइंडसेट नहीं है, चाइना के साथ हमारा कंपटीशन काफ़ी टफ है, लेबर्स हमारे पास नहीं है, हमारे लॉ इश्यूज़ हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, बट ये सारी चीज़ों को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं क्योंकि जब पीएम ने एक बात कही है कि हम सोने की चिड़िया थे। इट मीन्स हमें ये विश्वास है कि हम कल के जो हमारा पास था वो फिर हम ग्लोरी पास को अपने को रिवाइज करेंगे और फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो जब हम वहाँ पहले थे तो हम आगे भी बन सकते हैं, ये बात उन्होंने कही है। अमृतकाल के बारे में उन्होंने बात कही है तो अमृतकाल ये 75 से लेकर 47 और जब 100 ईयर इंडिया इंडिपेंडेंस कंप्लीट होंगे तो वो अमृतकाल का समय है जिसके बीच में हम चल रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत सुखद अनुभूति वाली बात है, पीएम ने भी कही है और सबके लिए एक सिटीजन इंडियन होने के नाते ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और इससे बड़ी प्राउड की बात है कि 2047 में जब हम डेवलप इकॉनमी बनेंगे तो वो भी हमारे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। चलिए आगे देखें, सोसाइटी को लेकर उन्होंने बात करी है कि अब उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को रिलेट कर दिया अपनी इकॉनमी के अकॉर्डिंग और कहा कि 2 करोड़ लखपति दीदी चाहिए। इसके लिए एग्रोटेक के अंदर उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद के बारे में बात कही है और इसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी के यूज़ के बारे में बात की गई। आप देखिए, अगर ये थोड़ा सा अगर आप उस डायमेंशन को समझे कि सोसाइटी, इकॉनमी और जो पॉलिटी है वो किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मेशन में वर्क करती है, क्योंकि यही थ्री ट्रायंगल है कि अगर इसको आपने पकड़ लिया तो आप किसी भी सोसाइटी में आपकी पॉलिसी जो होंगी वो बेहतर लेवल पे हो पाएंगी। अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर तमाम स्कीम्स चल रही हैं। अगर हमको इकोनॉमिकली उनको हमने ये एम्पावरमेंट दे दी, वो इस लेवल पे आ गई, तो ऑटोमेटिक सोसाइटी के अंदर एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा और इकॉनमी हमारी बूस्ट करेगी ही करेगी। तमाम तरीके के जो हमारे चैलेंज है वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे यहाँ से। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में बात की कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम उन्हें ट्रेनिंग भी देंगे, हम उनके मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जो भी टेक्नोलॉजीज आएंगी उन्हीं का फ्यूचर है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें चलना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर
ट्रैक के बारे में बात की तो एग्रीकल्चर क्या है, एक मेजर चंक है जहाँ से हमारी इकॉनमी के अंदर जो इकॉनमी जो है मूव करती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हमने इस मेजर पोर्शन को अगर हमने एम्पावर कर दिया तो पूरी की पूरी जो इकॉनमी है वो भी एम्पावर हो जाती है। साथ में उन्होंने स्टेम के बारे में बात करी कि स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब ये वो टर्म है जो आज के लिए, आज की वुमेन जिसको लेना प्रेफर कर रही हैं और इन्हीं का फ्यूचर है। ऋषि सुनाक ने भी इस बात को कहा है। इंडिया के अंदर एक थोड़ा सा डिवाइडेशन आपको देखने को मिलेगा, एक डिवाइड इंडिया आपको देखेंगे कि जो साउथर्न पार्ट है वहाँ तो स्ट्रीम को लेकर काफ़ी प्रोग्रेसिव थॉट है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में ये चीज़ें अभी नहीं हैं। लेकिन इसको हम आगे इसके ऊपर फोकस करेंगे, उन चीज़ों को बढ़ाएंगे और यहीं से हम जो करोड़पति दीदी वाला कॉन्सेप्ट है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। विश्वकर्मा योजना के बारे में पीएम मोदी ने कहा, विश्वकर्मा योजना क्यों ज़रूरी है इसको देखिए। इंडियन इकॉनमी के टर्म में देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में लोग काम करते हैं। अब जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम है तो उनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है और इसके लिए 13,000 से 15,000 करोड़ जो है वो इनिशियल बजट भी अलॉटमेंट की उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी। अब इससे क्या होगा कि ये मेजर पॉपुलेशंस के मेजर पोर्शन है। अगर हम इस पोर्शन को हमने कवर कर लिया तो यहाँ से जो पूरी इकॉनमी है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी। मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम एडवांटेज वाले कॉन्सेप्ट में भी हम करेंगे और यहाँ से जो ओबीसी कम्युनिटी है, जहाँ इस तरीके के वर्क होते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जिसमें के बारे में बात की गई है, तो जो डेली रूटीन की चीज़ों में डेली जो हेल्प कर रहे हैं उनके लिए ये मेजर बातें हैं। तो ये एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और यहाँ से बहुत बड़ा एडवांटेज इंडिया को देखने को मिलेगा। तो जो इंडिया और भारत का डिवाइडेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो गैप है वो फिलअप हो जाएगा। चैलेंजेस भी हैं, एक्सट्रीम वेदर के बारे में पीएम साहब ने कही, बिल्कुल सही बात है। देखिए आईपीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, बार बार ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं और इसका जो सबसे बड़ा जो लार्जर इम्पैक्ट है वो ये है कि सालों की मेहनत 1 सेकंड के अंदर ख़राब हो जाती है। जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। हिमाचल आप देख लीजिए, उत्तराखंड देख लीजिए, बार बार लैंडस्लाइड हो रही है। तमाम तरीके जितने हमने डेवलपमेंट एक्टिविटी करी वो सबके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कंसर्न्स हैं वो दिख रहे हैं। फिर उन्होंने करप्शन के बारे में बात करी। अब पूरी सोसाइटी में अगर आप देखें तो एक करप्शन इतना बड़ा होल है कि इसने अंदर से पूरी तरीके से इसे ब्लैंक कर दिया, खोखला कर दिया। अब इट मीन्स मेजर इम्पैक्ट जो जाएगा वो ये जा रहा है कि करप्शन की वजह से जो हमारी स्कीम्स हैं, जो हमारी जो सोसाइटी के लिए चलने वाली चीज़ें हैं और वो ऑल ओवर द कंट्री, वो कंट्री को कहीं ना कहीं खोखला कर रही हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपको अफ़गानिस्तान में देखने को मिलेगा। अफ़गानिस्तान में इतना एम्पावरमेंट करने के बाद भी, मिलिट्री एम्पावरमेंट करने के बाद भी जो यूएस है और वहाँ की जो आर्मी है, अफगान आर्मी, वो कंट्रोल नहीं कर पाई। रीज़न करप्शन इतना ज़्यादा था। तो करप्शन को हमको मिनिमाइज, चूँकि ट्रांजिशनल फेज होता है तो करप्शन बढ़ता है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ें, सोसाइटी पढ़ें तो आपको समझ में आएगी। लेकिन जैसे ही हम इकोनॉमिकली स्टेबल सिचुएशन में खड़े होंगे तो हम करप्शन के ऊपर लगाम लगा पाएंगे। उसके लिए हमें पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस करने पड़ेंगे, रेड्रेसल मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, अपने जुडिशल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी। और इसका उन्होंने तोड़ भी बताया कि हम जितना ट्रांसपेरेंसी कर पाए, जितनी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट होकर काम करेगा उतना ही हम करप्शन को मिनिमाइज कर पाएँ। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एक ब्रॉडर डायमेंशन है जहाँ से सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, जीएस की सारी चीज़ें आ रही हैं और ये आपके लिए हर तरीके से यूजफुल है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।